सब्सक्राइब करें रिकॉर्डिंग क्लब चैनल को और साथ ही नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके उसे ऑल पे सेट करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। साथ ही डाउनलोड करें ज्ञान और शिक्षा से भरपूर रिकॉर्डिंग क्लब के ऐप को। सुनते रहें रिकॉर्डिंग क्लब चैनल। आप सुन रहे हैं आरसी मेहमान, आपके अपने पंकज के साथ। नमस्कार रिकॉर्डिंग क्लब। मैं पंकज तिवारी एक नए सेगमेंट के साथ आज आपके बीच उपस्थित हूँ जिसका नाम है आरसी मेहमान। और आज हमारे बीच इंदौर से एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने लगभग बहुत सारा देश का बहुत सारा हिस्सा घूमा है, लगभग 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और आसाम। इसके अलावा बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उनसे करने का मौका हमें मिलेगा। तो हम स्वागत करते हैं श्री विजय सिंह नखत जैन सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ ठीक बोल। सर सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कहाँ बीता और कैसा रहा। मेरा बचपन राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक गांव है टमकोर, वहीं बीता। अच्छा। और बहुत अच्छा मेरा बचपन रहा। मेरे पिताजी हर नई चीज जो थी वो मेरे को दिखाने की कोशिश करते थे। मतलब उसी से फिर धीरे धीरे आपकी जिज्ञासा बढ़ती चली गई हर चीज को लेकर के कि हाँ, बढ़ती चली गई। और मैं ऊंट पर बहुत चढ़ा हूँ। तो श्रोताओं, जैसा कि आपको सर ने बताया कि सर ने ऊँट की सवारी की है, तो हम आगे जानेंगे किस किस की सवारी की। सर एजुकेशन के बारे में आपका मतलब कहाँ शिक्षा दीक्षा हुई, कैसे हुई? और शिक्षा दीक्षा मेरी सारी की सारी साइटेड स्कूल में ही हुई। कहाँ पर? जैसे 10वीं तक तो मैं टमकोर में पढ़ा जी। और 11वीं क्लास मेरे प्राइवेट की। अच्छा। और उस समय सेकेंडरी के लिए एक ही क्लास हुआ करती थी। जी। और उसके बाद में कॉलेज में पढ़ा एमए तक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, प्रीवियस एमए और फाइनल एमए, ये सारे कॉलेज में की। तो फिर सर मतलब बिना ब्रेल के और बिना उसके आपको पढ़ाई में बिल्कुल मतलब समस्या नहीं हुई? देखो, समस्या तो 9वीं 10वीं में होने लग गई। अच्छा। पहले तो नहीं हुई, लेकिन 9वीं 10वीं में कोर्स बढ़ गया, इसलिए थोड़ी समस्या भी आने लग गई। लेकिन ब्रेल मैंने 10वीं की परीक्षा दे करके उस समय 3 महीने का अवकाश मिलता था। अच्छा। और उस अवकाश में ब्रेल सीखी। अच्छा। तो सर मेरा अगला सवाल यही था कि जैसे आज इतनी जागरूकता है, उसके बाद भी राइटर्स ले जाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, स्कूल वाले भी नाटक करते हैं, उस समय से कोई समस्या नहीं है आप? उस समय राइटर की मुश्किल नहीं आती थी। कारण क्या है कि कोई इक्का दुक्का लाइन कॉलेज में मिलते थे, तो राइटर बहुत मिल जाते थे। अच्छा। राइटर की कोई मुश्किल नहीं आती। नहीं, जैसे स्वीकार नहीं करते ना स्कूल में, कॉलेजों में। वो क्या है कि कई बार ये दिक्कत तो आती है। ये दिक्कत आती है, जैसे मैं फंस गया था एक बार 11वीं क्लास का वो परीक्षा देते हुए। अच्छा। मैं फंस गया। क्या हुआ कि मैंने देखा राइटर तो मिल जाएगा झुंझुनू में, लेकिन प्रिंसिपल ने स्वीकार नहीं किया। मेरा भांजा ही ले गया था मैं। अच्छा। उसको प्रिंसिपल ने स्वीकार नहीं किया। तो ये समस्या आई। तो फिर मैंने बोला कि भाई यहाँ पर एक मेरे परिचित लड़का है, वो राइटर का काम कर सकता है, तो दिखाओ उस लड़के को। मैं ले गया उस लड़के को। वो मेरे गांव का ही था। अच्छा। और हमारे समाज का ही था, लेकिन झुंझुनू पढ़ता था वो। तो वो सेकेंडरी में पढ़ता था। अच्छा। और मेरा सेंटर आया था कॉलेज में। तो सेकेंडरी में उस लड़के को दिखाया, तो बोला मैं कैसे मानूं, ये लड़का 9वीं क्लास में पढ़ता है, ये तो मान नहीं सकता मैं।
इनके हेडमास्टर साहब से लिखा के लाओ। हम्म, तो फिर मैं गया हेडमास्टर साहब के पास में, तो उन्होंने तो लिख करके दे दिया। पहले तो वो बोले कि देखो भाई क्लास टीचर से लिखवा के लाते तो ज़्यादा सुविधा रहती मेरे को, वो सर इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो फिर बोले लिख देता हूँ। अच्छा। तो वो लिख के दे दिया उन्होंने, फिर प्रिंसिपल ने स्वीकार कर दिया। तो सर ब्रेल आपने कहाँ से सीखी? जैसे आपने बताया था कि 3 महीने में मैंने ब्रेल सीखी। हाँ, ब्रेल सीखने के लिए मैं हिसार गया। अच्छा, मतलब एक और दूसरा राज्य हरियाणा। हाँ, हरियाणा अरे गया। वाह मतलब आपकी जर्नी हरियाणा बढ़ती गया। गई। हरियाणा तो देखो वैसे मेरा ननिहाल भी हरियाणा में ही है, अच्छा। और हिसार उससे करीब 20 किलोमीटर दूर पड़ता है, 20-25 किलोमीटर दूर पड़ता है। अच्छा। तो वहाँ ब्रेल सीखी मैंने। वो भी एक तमाशा हुआ। अच्छा। वो तमाशा ये हुआ कि मैं हमारे गाँव में गुरुदेव थे, उनके दर्शन करने के लिए हिसार गया। अच्छा। अच्छा। तो वहाँ मेरे साथ मेरे पिताजी और मेरा भाई और एक मेरा भांजा था, वो थे। तो जैसे ही हम स्कूल के पास से निकले तो उसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था अन्य महाविद्यालय हिसार। अच्छा। 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 तो मेरे पिताजी ने देखा कि वो यही कह दिया उन्होंने कि लाइन कैसे पढ़ते हैं वो देख के आते हैं अपन। तो चले गए सबके सब, तो सबके सब चले गए। तो वहाँ हेडमास्टर ने, वो प्रिंसिपल कहते हैं उनको, आरती हॉस्टल और वो कंबाइंड थे इसलिए प्रिंसिपल की टाइटल थी उनके पास। तो उन्होंने अंग्रेजी में बात की मेरे से, तो मैंने जवाब दे दिया उनका जो पूछना चाहते थे, तो जवाब तो दे दिया मैंने अंग्रेजी में। तो फिर मेरे को बोले, वो एक किताब हाथ में दे दी, बोले इसको पढ़ के दिखाओ मेरे को। अब ये तो देखा ही नहीं था हमने कभी। तो मेरे पिताजी ने भी ऐसे ही कह दिया, और मैंने कह दिया वो सर ये तो मैंने देखा ही नहीं है। बोले इसके बिना तुम उन्नति कर ही नहीं सकते। अच्छा। तो सर सिखा दीजिए मेरे को। बोले दवाई तो है नहीं, मैं तुम्हारे को घोट के पिला दूँ। मेरे पास आओगे, 2-4 महीने रहोगे तो मैं सिखा दूंगा। तो सर परीक्षा देना है अब तो मेरे को, परीक्षा के बाद आ जाता हूँ आपके पास, आ जाना सिखा देंगे। तो मतलब सर एक जिज्ञासा बड़ी होगी ना कि अभी मतलब कुछ ऐसा नया मिला है जिससे हम भी लिखना पढ़ना खुद के काम कर पाएंगे थोड़ा सा। हाँ, जिज्ञासा बहुत ज्यादा जागी जिज्ञासा। अच्छा। बहुत जिज्ञासा जागी उससे। और परीक्षा तो देनी मैंने, परीक्षा देनी थी। तो ये बात है फरवरी की। अच्छा। अच्छा। नहीं, जनवरी की अंतिम है, जनवरी के अंतिम दिनों की बात है। तो परीक्षा मार्च में होनी थी। तो मार्च में परीक्षा दे ली मैंने अच्छी तरह। अब उसके बाद ब्रेल सीखने की बारी आ गई। तो मैंने अपने पिताजी से बोला कि वो वहाँ ले चलो मेरे को। तो ब्रेल तो मेरे को सीखनी है। तो वहाँ ले गए पिताजी। सर थोड़ा सा सवालों को डाइवर्ट करते हुए, क्योंकि अब हम एक ही फ्लो में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आजकल ब्रेल का जो लोग उपयोग कम कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी की वजह से ब्रेल पिछड़ती जा रही है, इस विषय में आप क्या कहें? देखो मेरी राय में जितना ब्लाइंड के लिए ब्रेल जरूरी है ना, जैसे औरत के लिए माँ बनना जरूरी है, वैसे ही ब्लाइंड के लिए ब्रेल सीखना जरूरी है। अब वो पिछड़ते जा रहे थे, ठीक है, ब्रेल को लापरवाही में ले रहे हैं ब्रेल को। तो अब देखो बुरा मत मानना, लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं लेकिन उनको 30 तक की स्पेलिंग नहीं आती। हाँ। वो क्यों नहीं आती? वो इसलिए नहीं आती कि ब्रेल को तिलांजलि दे चुकी है और आधुनिक टेक्नोलॉजी पढ़ते हो। तो इसलिए ब्रेल तो निश्चित रूप से ब्लाइंड को फिलहाल तो सीखनी चाहिए। आगे क्या होगा वो तो मैं कह नहीं सकता।
तो सर जैसे आपकी स्कूलिंग भी हो गई, कॉलेज भी हो गया, अब रेल भी सीख लिया आप, फिर सर्विस कब मिली आपको और कैसे मिली? सर्विस पहले तो मैंने चेष्टा नहीं की, अच्छा। और जब चेष्टा करने लगा तो मेरे पिताजी का देहावसान हो गया। अच्छा। फिर मेरे भाई ने कहा कि अच्छा, हमारे गांव में गायें थी, पूरा परिवार था, और उस समय स्थिति ये बनी हुई थी कि कमाने वाला आदमी तो आसाम में रहता था और बाकी परिवार के लोग राजस्थान में रहते थे। अच्छा। तो मेरा भाई बोला कि अगर आप सर्विस में लग गए तो ये घर कैसे चलेगा फिर, इसलिए अब सर्विस का विचार तो छोड़ दो और ये घर आप बच्चों में बैठे। तो मैंने स्वीकार कर लिया भाई। अच्छा, उस समय स्थिति तो यह थी कि सर्विस में भी ज्यादा पैसे तो मिलते नहीं थे। हाँ। तो फिर मैंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मेरे को मैं घर चलाता हूँ। तो मेरा भाई तो 5-4 महीने आता था काम में, और फिर 5-4 महीने बाद चल जाता। तो घर को देखने वाला तो नहीं था। अच्छा। सबको गायों के लिए व्यवस्था की करता मैं, घर के लिए व्यवस्था करता, सब व्यवस्था करने वाला तो नहीं था। अच्छा, दूध भी आप दूध लेते थे क्या? हैं? दूध भी आप निकाल लेते थे क्या? आता है मेरे को निकालना, लेकिन उसके लिए तो आदमी रहता था भी गाय की सेवा करने। अच्छा अच्छा। आदमी रहता था, ऐसे हमारे बर्तन बाजी भी आदमी करता था कोई, तो सब काम करने के लिए तो आदमी होते थे, लेकिन आता है मेरे को दूध निकालना। अब सफर को राजस्थान से हम आगे बढ़ाएं उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आपने कितने पशुओं की सवारी की है, कौन कौन से जानवर की सवारी आपने की है? देखो, ज्यादा इंटरेस्ट तो ज्यादा तो मैं ऊँट पे चढ़ा हूँ। अच्छा। उसमें फीमेल भी है और मेल भी है, दो पर चढ़ा हूँ। अच्छा। लेकिन वैसे सवारी तो मैंने घोड़े की भी की है, और गधे की भी की है, और हाथी की भी की है। अच्छा, हाथी की भी? हाँ। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा, डर लगा हो, या फिर कभी कोई ऐसी घटना घटी हो कि आप गिर गए हो, ऐसा कुछ? नहीं, कोई घटना नहीं घटी। और हाथी पर तो चढ़ाई कितना था, मुश्किल से 2 किलोमीटर चलाता। अच्छा अच्छा अच्छा। वो महात्मा के पास था हाथी, उन्होंने सबको बैठाते थे, वो उस समय 2-2 रुपए लेते थे सब। अच्छा अच्छा। तो सर आपने हाथी की सवारी भी की, गधे घोड़े की भी की, तो पहले तो मतलब इन्हीं पर सवाल ढुलाई वगैरह हुआ करती थी और उसी से ये एक परिवहन का साधन हुआ करते थे। तो कभी आपको ऐसे ट्रेवल करने का इन पे मौका मिला, जैसे यात्रा करने का? हाँ, यात्रा करने का मौका मिला, लेकिन ज्यादातर ऊंट गाड़ी में बैठ के यात्रा करता था। अच्छा अच्छा। क्योंकि क्या था कि घोड़े की सवारी तो हमारे गांव में अभी भी एक आदमी घोड़ी पालता है, तो वो कभी कभी बैठा देता, लेकिन वो ज्यादातर ब्याह शादी में ही काम करता था। समझे भी क्या? ब्याह शादी में दूल्हे को हाँ बैठाता। हाँ हाँ हाँ, समझ गए। हाँ, तो वो तो कोई यात्रा करने के लिए तो थी नहीं वो घोड़ी, इसलिए ऊंट पर या ऊंट गाड़ी पर ही मैंने यात्रा की। अच्छा उस सर, समय तो शादी का जिक्र। गाड़ियां भी नहीं हुआ करती थी, जी। ये बस से कारें इतनी नहीं थी। तो उस समय तो जैसे रेलवे स्टेशन था मेरे से 10 किलोमीटर दूर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आरसी मेहमान, और हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं इंदौर से श्री विजय सिंह नखत जैन सर, जो कि मेरे गुरु भी है और मुझे उन्होंने 10वीं कक्षा तक पढ़ाया है। तो बहुत सौभाग्य है कि मैं सर से का आज साक्षात्कार ले पा रहा हूँ। सर, शादी का जिक्र हुआ तो शादी का ऐसा हुआ जी कि शादी करने की मेरी इच्छा बचपन में ही नहीं। अच्छा। क्या हुआ कि एक बार कोई लड़की पड़ोस में ससुराल जा रही थी, और उस समय क्या था कि छोटी छोटी लड़कियों का शादी कर देते थे, तो वो भयंकर रूप से रो रही थी, और यही मेरे पर प्रभाव पड़ा कि अपने को शादी नहीं करना। अच्छा।
ये अपन लाएंगे वो भी लड़की ऐसे ही रोएगी, हम्म। अपने को रुवाना नहीं है किसी को। अच्छा अच्छा तो मैंने शादी के लिए तो बचपन में ही सोच लिया था। अच्छा। फिर हमारे घर में ही महाराज वो जैन साधु सतियाँ ज्यादा करते थे, तो इनका ऐसा ही उद्देश्य था, अच्छा उद्देश्य हुआ करता था कि शादी में क्या है, हम्म तो वो इरादा तो मेरा था ही नहीं, उससे उद्देश्यों से और पक्का हो गया। अच्छा तो मैंने हर हर रोज ही मना किया, घर वालों को भी और दूसरों को भी अच्छा मना किया। हालांकि मेरे पिताजी ने लड़की देख ली थी, तो हमारे समाज की थी, अच्छा अच्छा जो गरीब थे उनके घर वाले, और वो तैयार भी हो गए मेरे को देने के लिए, अच्छा अच्छा और मैं पसंद भी आ गया हूँ। तो लेकिन वो दिक्कत वही आई, तो क्या हुआ कि मेरी बहन, बड़ी बहन थी मेरी, वो और मेरे पिताजी और मैं और मेरा भांजा 4 जने गए थे देखने के लिए। अच्छा अच्छा तो मेरे को कहा गया कि दर्शन करके आएंगे अपन, तो हाँ चले गए दर्शन करने के लिए। अब दर्शन उसके करा दिए। अब ये तो मैं कह नहीं सकता कि यहाँ क्यों लाई मेरे को, हाँ तो पिताजी साथ में थे, तो ये थोड़ी कह सकता हूँ। तो उनको एक ही बात कही मैंने कि मैंने देख ली लड़की को, अब मैं मेरी माँ को रिपोर्ट दूंगा जाकर के। अच्छा 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 वही नहीं थी यहाँ पर, तो मैं उनको रिपोर्ट दूंगा और वो जो माँ कहेगी वही कर दूंगा। अच्छा तो मेरे पिताजी कहा कि वो तो विरोध करेगी नहीं, हाँ सदा तैयार रहती है वो तो। अच्छा। यहाँ पे ना एक फायदे की बात ये हुई कि आप भी फुल कॉन्फिडेंस में थे कि माताजी आपकी बात मानेगी, और पिताजी इस बात पे थे कि वो कभी विरोध करेगी नहीं। हाँ वो दोनों इस तरह थे, हम अच्छा बाबे थे। तो अब रिपोर्ट तो मेरे को देनी नहीं थी, कोई रिपोर्ट नहीं देनी थी, कोर्ट से वो एग्री भी नहीं होती, हाँ मेरी बात को नहीं मानती वो, तो पिताजी की बात को मानती। अच्छा लेकिन मैंने उनको बोल दिया, भाई जब अकेले हो गए ना तब बोल दिया, वो लाए क्यों आप मेरे को, मैं जब हमेशा ही मना करता हूँ, तो लाना ही नहीं चाहिए था। हाँ अब ये बात रखने के लिए मैंने वो उड़ाव ले लिया, मैं रिपोर्ट देनी मेरे को और करनी नहीं। अच्छा। तो सर कभी आगे रह करके किसी ने, ये युवती ने आपके सामने ये प्रस्ताव नहीं रखा? नहीं, अच्छा देख अपनी तरफ से तो कोई युवती ने प्रस्ताव रखा नहीं। हाँ एक कॉलेज में एक लड़की ने प्रस्ताव जरूर रखा मेरे से, अच्छा अच्छा लेकिन मेरे को करनी नहीं थी, तो प्रस्ताव मैंने स्वीकार कर दिया। वो वहाँ ये था कि वो लड़की मेरे साथ ही पढ़ा करती थी, अच्छा और वो सिंधी परिवार की थी, लेकिन उसने नॉन वेज सदा भी छोड़ दिया था। मुझे वहाँ शादी करनी है तो नॉन वेज नहीं खाने देंगे वो, हाँ तो पहले ही छोड़ दिया उसने। अब क्या हुआ कि वो एक दिन मेरे को बोली कि मेरे घर वाले आपकी वो ब्रेन देखना चाहते हैं। तो मैं चला गया उसके साथ, तो बोली कि मेरे को तांगा कर दे। तो क्या जरूरत है, तुम बता रही हो कि मुझसे से 1 किलोमीटर दूर है, तो इतना पैदल चल सकते हैं अपन, और तुम आती हो तो तांगा करके आती हो गया, बोल देंगे तो तुम हाथ पकड़ लो मेरा, चल देंगे अपन। तो हम गए, ब्रेन का सामान लेकर के गया मैं, तो उन्होंने ब्रेन देखी मेरी ईमानदारी से, सब देख करके फिर बोले कि तुम यार आप इसके पास ही रहो तो कैसा लगे। वो समझ गया तुरंत, भाई उस समय तो सेकेंड में था मैं, तुरंत समझ गया मैं। तो सर ये तो कोई बात नहीं हुई, फिर आपका मेरा तो खान पान ही नहीं मिलता है। तो बोले देख ये
आज से 12 महीने पहले ही वेजिटेरियन हो चुकी अच्छा अच्छा। है और आप आपसे शादी करना चाहती है। तो मैंने बहाना बढ़ा दिया, भाई सर ये तो साथ में पढ़ती है तो बहन जैसी हो गई, हाँ। ये तो बहन है मेरी। बोले यार ये तो साथ में पढ़ने वाले हो तो होता ही है ऐसा। और देखो सही बात तो ये है कि मेरी शादी करने की इच्छा है और इसको तो बहन के रूप में मानता हूँ। और ये मेरे को लाई भी है और छोड़ के भी आई। ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो जाने दो। तो वो मेरे को 22 साल के बाद मिली। अच्छा। 22 साल के बाद कैसे मिली कि मैं हिसार से टमकोर आ रहा था। तो हिसार में बस में चढ़ा ना, तो भीड़ बहुत थी। हाँ। तो उसने मेरे को पहचान लिया। वो अपने हस्बैंड से बोली कि देखो एक ब्लाइंड आदमी है, उसकी तुम इतनी मदद नहीं कर सकते क्या। तो उसने मेरे से अटैची ले ली और सीट के ऊपर की तरफ रख दिया। वो मेरे को बोले कि वहां बैठ जाओ तुम। वो वहां तो कोई सीट होगी। अरे वो मेरी सीट है, बैठ जाओ, कोई चिंता नहीं है। वो बैठ गया जा करके। फिर बैठ करके आराम से बोला मेरी अटैची कहाँ है। बोले यार हमारे पास तो मेरी बीरबानी बैठी है तो मेरी औरत भी बैठी है तुम्हारे पास। मैंने बोला कि बीबा अब बीरबानी का क्या करूं, मेरे को तो अटैची चाहिए मेरी। तो वो लड़की बोल गई अरे वो मिल जाएगी वो भी। कहाँ जाना है आपको। मेरे को जाना है सादुलपुर। तो मेरे को सादुलपुर जाना है तो वहीं मैं आपको देंगे। वो दूसरे नहीं है कोई, मेरे हस्बैंड ही है वो। तो आप जब भी नहीं पहचाने आवाज सुन के? पहचान गया फिर मैं वो भाई तुम कौन बोल रही हो। पहचानो मेरे को, परिचय तो दूंगी। पहचानने की कोशिश करो। मैंने पहचान भी दिया उसको। बातचीत होती रही। फिर अंत में जब उतर गए ना तो मेरे टैक्सी वगैरह भी मिल गई, सब मिलना ही था फिर तो। और फिर वो बोले, वो लड़की बोल गई मैंने तो कोई परिचय नहीं दिया भाई। अच्छा। उसका ये सब ठीक था। लेकिन वो बोल गई कि मैं इनके साथ ही होती, आपके साथ नहीं होती। अच्छा। लेकिन इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया जब शादी करनी। इसलिए मैं अब ठीक है, घर वालों ने जैसा किया वो किया, आपके साथ आ गए। तो हंसने लग गए फिर। सर इंदौर का सफर कैसे शुरू हुआ? इंदौर का क्या हुआ कि हमारे बड़े भाई साहब थे ताऊ जी के लड़के। तो पहले हमारा कारोबार आसाम में था। अब आसाम में वो ये जातिवाद को लेकर के आए दिन हड़तालें होने लग गई। तो बड़े भाई साहब ने तो काम पहले ही देख लिया था हैदराबाद में। कलकत्ता में, हैदराबाद में दो काम देख लिया था। फिर बोले कि इस तरह हड़ताल होती है तो अपन तो एक दूसरे कट जाते हैं एकदम। लेटर हम भी नहीं भेज सकते, फोन भी नहीं कर सकते, क्योंकि फोन की लाइन काट लिया करते थे वो। उस समय तो लैंडलाइन हुआ करती थी। तो एक काम करो, तुम इस कारोबार को छोड़ दो और कोई दूसरी जगह देख लो, वहां मेरे वाला कारोबार ही कर दो। तो बोले, दोनों भाई बोले कि भाई साहब हमारे पास तो इतनी पूंजी है, उसको कारोबार छोड़ करके वो करेंगे तो क्या करेंगे। तो बोले कि तुम चिंता मत करो इसकी, ये जगह छोड़ दो। तो भाई हमारे घर का अनुशासन तो यही है, जो भाई साहब ने कह दिया तो टाल नहीं सकते उनकी बात। तो ठीक है, आप जगह देख लीजिए, हमारे क्या वहां जाएंगे। तो
तो उन्होंने इंदौर को चुना। फिर इंदौर में ब्लाइंड स्कूल में आपका आगमन हुआ, कितने साल की तो सर्विस की वहाँ? क्या हुआ कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, हाँ। तो कोई बियरिंग देने के लिए आया आदमी। अच्छा। क्या है, बियरिंग देने के लिए आदमी आया, तो वो देख के मेरे को बोला कि अरे तुम ब्लाइंड स्कूल में क्यों नहीं चल जाते, वहाँ सर्विस मिल जाएगी। और सिद्धांत जी का नाम दिया उन्होंने, उनसे मिलो। तो क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हारे को अंग्रेजी आती है अच्छी तरह, वो आती है मेरे को, तुम बात करो उनसे, तुम्हारी सर्विस मिल जाएगी। अच्छा। तो मैं किला मैदान आया, उस सिद्धांत से मिला। अच्छा। तो बोले कि आ जाना, 1 जुलाई को आ जाना। अच्छा। और जैसे कि शर्त है मेरी, वो ये है कि अंग्रेजी पढ़ानी पड़ेगी। तो सर पढ़ा दूंगा अंग्रेजी की। हाँ, तो टेस्ट ले लीजिए। तो टेस्ट की बात नहीं है, पाटीदार जी लेंगे टेस्ट तो वहाँ चले जाना 1 तारीख को। तो मैं गया 1 तारीख को। तो मैंने बोला कि डॉक्टर साहब ने मेरे को भेजा है। तो मेरी बात हो गई, वो डॉक्टर साहब से मेरी बात हो गई, और तुम्हारा नाम विजय सिंह नखट है ना? हाँ सर, यही नाम है। तो मेरे को बोलना है इंटरव्यू पाटीदार जी लेंगे। तुम एक काम करो, तुम तो प्रार्थना के बाद 7वीं क्लास में चले जाना, और वहाँ अंग्रेजी ले लेना और पढ़ा देना। इंटरव्यू बाद में होता रहेगा यार। अच्छा अच्छा। तो 7वीं में चला गया मैं, फिर अंग्रेजी पढ़ा दी उनको। फिर 6ठी में चला गया, 6ठी में था मेरे को। तो वहाँ स्थिति यह थी कि 2-3 को तो अच्छी ब्रेल आती थी, जिसमें राजकुमार था और गोपाल था। अच्छा। और एक लड़का और था, हाँ, वो रमेश जैन। अच्छा अच्छा। दिनेश जैन। अच्छा अच्छा। दिनेश जैन, इनको तो अच्छी ब्रेल आती थी, और बाकी कोई को ब्रेल आती नहीं। अच्छा। जिसमें एक तो संजय राठौड़ था, और एक था कासिम, एक निर्मल चौहान। अच्छा अच्छा। इनको बिल्कुल ब्रेल नहीं आती थी। और मेरे को पहले किसी ने ये कहा था कि वहाँ ब्लाइंड बच्चे इतनी फास्ट ब्रेल पढ़ते हैं, यहाँ वाले कोई शर्म आती है उसके साथ। अच्छा। तो मैंने सोचा कि अपन तो अपनी तो स्पीड इतनी है, और वो इस तरह पढ़ेंगे, अपन काम कैसे करेंगे। लेकिन जाके तो देखें पहले। हाँ हाँ। तो गया, तो आया, तो 7वीं में तो सबको ब्रेल आती थी। छठी की स्थिति यह थी कि 3 को ब्रेल आती थी, 3 को बिल्कुल नहीं आती। सौभाग्य से वो संजय पढ़ा मेरे यहाँ, वो ब्रेल पढ़ो, तो सब हंसने लग गए। तो संजय बोला कि मेरे को तो ब्रेल आती नहीं है। फिर उसके पास में एक कासिम बैठा था, तो तुम पढ़ो भाई, तो मेरे को भी नहीं आती। तो इस तरह 3 जन निकल गए मेरे हाथ से, चिरकुट भी निकल गया। फिर राजकुमार बैठा हुआ था, मैंने बोला तुम पढ़ो, तो उसने पढ़ दी ब्रेल, और अच्छी तरह पढ़ दी। लेकिन वो स्पीड तो नहीं थी, यहाँ वालों को शर्म आती है उसके पास साथ में, वो स्पीड तो नहीं थी। तो मैंने साफ बता भी दिया उनको कि आज मेरे को तो ये बताया गया था कि आँख वालों को शर्म आती है, ब्लाइंड फास्ट पढ़ते हैं ब्रेल। तो सर ये झूठ बोला है किसी, राजकुमार ने यही कहा कि सर ये झूठ बोला है किसी। अब मेरी ब्रेल जो है वो अच्छी ब्रेल में है, और तो उसने बता भी दिया कि हमारे वो 3 को ब्रेल आती है, उसमें सबसे अच्छी मेरी ब्रेल है। अच्छा अच्छा। और ये लड़कों ने मान लिया। सर मेरा सवाल आपसे ये था कि जिंदगी में कभी
हताशा या निराशा आपको लगी हो, जैसे बहुत हताश या निराश हुए हो जिंदगी हाँ, को निराशा लेकर? लगी है एक दो बार। अच्छा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि एक त्रिवेदी मैडम आया करती थी अच्छा अच्छा। अपने स्कूल में। हम्म। एक त्रिवेदी मैडम आया करती थी। पहले अध्यक्ष थे देवास के, थे वो गोयल साहब, वो अध्यक्ष थे। अच्छा। तो वो त्रिवेदी मैडम को भेजा करते थे और उसने पीरियड दे दिए। अब उसने क्या किया कि 8वीं के संगीत तो मेरे को दे दिया और पंडित सर को अंग्रेजी दे दी। अच्छा। तो उस समय जब टाइम टेबल मेरे को सुनाया गया तो मेरे को बहुत निराशा हुई। संगीत अपने को आता नहीं है, पढ़ाई की क्या बात हुई। और साथ में एक बात और भी कही, जैसे नाम नहीं बताऊंगा, अपने टीचरों ने ही कही, यहाँ तो जो पीरियड दे दिए जाते ना वो ही पढ़ाना पड़ता है। अच्छा। तो मेरे को निराशा बन गई। पंडित सर का मेरे को मालूम दिया अंग्रेजी आती है नहीं आती उनको, मेरे को संगीत नहीं आता। और फिर मेरा तो इस्तीफा लिख दीजिए। इतने में सोनी मैडम ने कहा ये ऐसे नहीं इस्तीफा दिया करती, सर अपने आप सेट कर देंगे टाइम को। अच्छा अच्छा। सोनी मैडम ने कहा। तो फिर देख लो बड़े बड़े सर आ जाते हैं। फिर तो बड़े सर ने टाइम टेबल देखा तो बड़े सर बोले कि पंडित सर को तो रीडिंग नहीं करने आती, तो पढ़ाएंगे क्या कहा कर रहे। अभी ये कहते हैं कि मेरे को संगीत नहीं आता बिल्कुल, तो सारा काम ही उल्टा हो गया। तो फिर मैं बोल गया वो सर मेरे को तो अंग्रेजी के लिए भेजा है उन्होंने साहब ने, और अंग्रेजी में पढ़ा सकता हूँ, आप टेस्ट ले सकते हैं। वो जो है हमें विश्वास है, तुमने 3-4 दिन पढ़ाया ना तो विश्वास है। तो इंटरव्यू तो मेरा हुआ ही नहीं। सर कभी कुछ साहित्य लिखने का आपको मौका मिला, कोई कविता या कुछ इस तरह का? हाँ लिखता था पहले कविता। तो कोई याद हो तो आप कुछ सुनाए तो अच्छा अब लगेगा। याद नहीं है, याद नहीं है। अच्छा। मैंने हेडिंग डाली है एक तो जर्दे का पान। अच्छा। और एक बार लिखा था मैंने ये कल्पना थी वो, लेकिन लिखा ये था कि चम्मच पोस का 10 का नोट आ जाता है ना, वो बड़ी मुश्किल से निकलता है। अच्छा। और उसमें थप्पड़ भी पड़ जाते हैं कई बार। ऐसे कई कविताएं लिखी है मैंने, कई जब याद नहीं है। अच्छा। वो डायरी भी राजस्थान में पड़ी है। अच्छा। एक आपने नेताजी पे आरती लिखी थी, जय नेता था वो, अगर याद हो तो? हाँ हाँ लिखी थी। तो उसकी कुछ लाइन अगर याद हो? वो जय नेता ताऊ ताऊ जय नेता ताऊ, जो कोई तुमको ध्यावे, जो कोई आपको ध्यावे, रिश्वत घर आवे, ओम जय नेता ताऊ। ऐसे लिखी। अच्छा। याद नहीं है लेकिन पूरी। हाँ हाँ, वो उसकी एक लाइन मेरे को भी आगे याद आई, तू मर जा जल्दी से मैं नुक्ता खाऊं, इस तरह से कुछ थी आपकी। हाँ वो होगी। क्योंकि एक बार सुनने का मौका मिला था हमें भी, पहले कवि सम्मेलन हुआ करते थे और राही जी और बहुत अच्छे अच्छे कवि आया करते थे। हाँ तब कभी सुनने खास का। करके राई जी जरूर आया करते थे। हाँ। तो सर हमने भी पिछले दिनों पाटीदार सर से भी बातचीत की थी और उसका भी YouTube पे प्रसारण हुआ था और इस बात का भी YouTube पे प्रसारण होगा, तो उनके साथ काम करने का आपका कैसा अनुभव रहा? उनके साथ तो अच्छा अनुभव रहा। अच्छा अनुभव रहा। हाँ कभी ऐसा नहीं लगा कि प्रिंसिपल हैं तो ये मतलब उस तरह से ट्रीट करते हैं? ना, कभी नहीं लगा। वो ऐसा मेरे को तो फील ही नहीं होने दिया अच्छा। कि वो प्रिंसिपल है। वो अपने दोस्त की तरह ही मानते थे, छोटे भाई की तरह मानते थे। देखिए राजस्थान तो आपका गृह राज्य है और उससे तो खैर आपका माँ माटी वाला संबंध है, लेकिन उसके अलावा मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, आसाम हो गया, आप 3-4 जगह घूमे, सबसे अच्छा आपको कहाँ लगा? सबसे अच्छा तो
आज भी राजस्थान ही लगता है। नहीं, उसको छोड़ के बोला ना मैंने, क्योंकि वो तो आपकी मातृभूमि हो गई, मतलब बर्थ प्लेस हो गया आपका। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश यही सबसे ज्यादा रहा हूँ मैं। आसाम में तो कोई गिनती के दिनों में रहा मैं, और हरियाणा में तो सिर्फ 2.5 महीने रहा। अच्छा, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आई आपको इन जगह पर? ना, लैंग्वेज प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई कि हरियाणा में तो कोई प्रॉब्लम आने का सवाल ही पैदा नहीं हाँ, वो तो होता। हिंदी भाषी राज्य है। हाँ, और बंगाल में हम आसाम में गए ना, हाँ, तो वो कहने को तो आसाम था लेकिन चलती बंगला ही थी वहाँ पर। अच्छा अच्छा। और बंगला बोलने वाले मेरे को छोड़कर सभी बंगला बोलते थे। अच्छा, तो धीरे धीरे मैं भी सीख गया बंगला बोलना, तो काम से बंगला निकाल देता हूँ। तो बंगला भाषा से परिवार का कैसे नाता रहा, मतलब? बंगला भाषा तो देख बाकी परिवार में तो आती थी। अच्छा। वो तो जैसे मेरे पिताजी थे, तो वो तो बचपन में ही चले गए थे बंगाल, तो उनके लिए जरूरी थी सीखनी। और मेरे भाई को भी आती थी, मेरे भांजे को भी आती थी। हाँ, तो सबको बंगला आती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, हम्म। तो ये जैसे अभी आपने मतलब सामाजिक विज्ञान की शिक्षा रहे हैं आपने, हिंदी भी पढ़ाया, इंग्लिश भी पढ़ाया, मतलब जो सब्जेक्ट म्यूजिक को छोड़कर, मैथ्स को छोड़ के मिला, सब पढ़ा है आपने। हाँ, तो सबसे अच्छा रुचिकर विषय कौन सा लगता था आपको? रुचिकर तो मेरे को हिंदी लगती थी। अच्छा। हालांकि पढ़ाने को तो सब अंग्रेजी पढ़ाता था मैं, ये रुचिकर मेरे को हिंदी लगती। अच्छा। तो सर, वर्तमान समाज में जो दृष्टिबाधितों की दशा है, इसको अच्छी भी कह सकते हैं और स्ट्रगल भी बढ़ गया है, दुर्दशा भी कह सकते हैं, और अच्छी अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं, मतलब ये तो नजरिए वाली बात हो गई। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि दुर्दशा आजकल उसी लाइन की होती है तो शिक्षा ठीक से ग्रहण नहीं करते। नहीं, दुर्दशा होएगा तो स्वाद ही पैदा नहीं। अब कई बार क्या होता है, आदमी शिक्षा तो दे देता है लेकिन मोबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, तो उसकी भी दुर्दशा हो सकती है, क्योंकि उससे मिलना मिलता तो होगा नहीं। मिलना मिलता नहीं होता है तो दुर्दशा होनी है फिर। अब जैसे, अब मैं मेरा एक उदाहरण देता हूँ, दूसरा क्यों दूँ। तो मेरी मोबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। तो लेकिन मेरे घर वाले जो है ना, वो चाहते थे कि ये धंधे लगे रहे, अच्छा रहेगा, टाइम पास हो जाए इनका, और कोई कारण नहीं था सर्विस करने की, लेकिन टाइम पास हो जाए, इसलिए मेरे को स्कूटर में बैठा के छोड़ दिया करते थे स्कूल में। और आते समय सोनी मैडम लाया करती थी। अच्छा अच्छा। तो सेफ्टी होटल तो उतार देती मेरे को। सेफ्टी होटल कोई न कोई घर वाला खड़ा रहता था, जाके दिखा दो। अच्छा अच्छा। तो इस तरह मैंने 3 साल बिताए। अच्छा। चौथे साल में क्या हुआ कि लड़कियां पढ़ने लग गई, तो वो बोली कि हमें टाइम मिलता ही नहीं है, आप टाइम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, पढ़ा दीजिए। तो भाई क्या करूं। तो इतने में क्या हुआ कि मेरा भाई बीमार हो गया, बुखार चढ़ गई। तो वो मोते वाले मैडम है ना, वो बोली मिलना चाहती हूँ, देखता हूँ। तो चलिए आप मेरे घर। तो चलो, तो दरगाह उतर गए हम। फिर वो बोली इधर कैसे चलोगे। वो मैडम चलते तो ऐसे हैं, अब मेरी तो मोबिलिटी है नहीं, अब आप जानती है। अरे बोले आज तेरे को मैं आपको घर जाने की मोबिलिटी सिखा के छोड़ूंगा, वो बहुत ही वो अच्छा हो जाए। तो फिर उन्होंने चेष्टा करी मोबिलिटी सिखाने की। तो घर से दरगाह तक तुम आ जाता था। अच्छा।
और तो मोबिलिटी नहीं बनी मेरी, घर से दरगाह तक तो आ जाता था। अच्छा। उसने उन्होंने रास्ता बताया, से वो आराम से आ जाता था। सीधा रास्ता था एकदम। अभी एक जगह मुड़ना पड़ता था तो वहाँ बहुत जने रहते थे, मोड़ते थे कोई, मेरी परिचित भी हो गई मोड़ वो। तो वहां से तो आ जाता मैं, बाकी मोबिलिटी मेरी बनी गई। अच्छा। तो सर कभी, हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। दिक्कत ही तो आती है ना एक प्रकार की। भाई मेरे को तो घर वाले पहुंचा देते थे, नहीं आम आदमी को थोड़ी पहुंचा देंगे। हाँ, और अभी समस्या ये भी हो जाती है कि ब्लाइंड से फिर शादी आपस में जब टोटली ब्लाइंड दो कर लेते हैं और उसमें अगर मोबिलिटी नहीं हो तो और दिक्कत हो जाती है। हाँ वही तो। सर आपके स्टूडेंट बहुत सारे अच्छी पोस्ट पर चले गए सरकारी नौकरियों में और बहुत अच्छी चीजें, तो आपको कैसा फील होता है मतलब? बहुत अच्छा लगता है मेरे। अच्छा। मेरे को इतना अच्छा लगता है कि जैसे मेरे लड़के ने ही तरक्की की है, इतना अच्छा लगता है। और सर बाकी चलते चलते आप, क्योंकि आप तो बहुत सारी भाषाओं में जानते हैं और ज्यादातर लोग रिकॉर्डिंग क्लब को राजस्थानी लोग भी फॉलो करते हैं, क्योंकि इसका आरंभ या इसका जन्म राजस्थान से ही हुआ है। तो राजस्थानी में अगर आप कोई संदेश देना चाहें हमारे साथियों को? हाँ दे दूंगा। आगे तरक्की करें, बढ़े, जो भी। हाँ कोई दिक्कत नहीं मेरे को, बन तो राजस्थानी बोलनी आवा अच्छी तरह। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ले बनाएंगे कोई इंटरव्यू। नहीं मतलब आप भविष्य के लिए शुभकामनाएं अगर आप देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को जो पढ़ रहे हैं, तो जो भी आप राजस्थानी में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। तो राजस्थान में सबको सैन्य शुभकामना दूं मैं, और बहुत बहुत बधाई। पता है वो इंटरव्यू लियोनी के लिए बहुत बहुत स्वागत है मेरा, बहुत प्रसन्नता है मैंने, बहुत ही खुशी है मैंने ये बार मैं सब मिलने को मौका तो मिल गया मैंने। तो सर आपको देश के कोने कोने के लोग सुन रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लब हर राज्य तक फैला हुआ है और यूट्यूब पर लाइव देखने को मिलता है लोगों को। तो नॉट ओनली ब्लाइंड बल्कि साइटेड भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और सब तक बहुत है मेरे को क्या दिक्कत है, सब तक आपका संदेश पहुंचा और आपने हमसे बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, अच्छी बात। चाय पी लेता हूँ अब मैं। जी सर। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आरसी मेहमान। चलते चलते आपको बता दें कि शोध, स्वर और आलेख था पंकज तिवारी का। इसको आपके लिए, आपकी सेवा में प्रस्तुत किया एडिटर इन चीफ रिकॉर्डिंग क्लब संदीप त्रिवेदी जी ने। चलते चलते आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, डाउनलोड करें और हमें फीडबैक अवश्य दें, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आपका कोई अपना साथी आरसी मेहमान बने, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी रिकॉर्डिंग क्लब टीम को इजाज़त। नमस्कार।